हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है वैब्स एकेडमी 24। तो आज हमारा है टॉप 50 एमसीक्यू, जो किस बेसिस पे है, भारतीय भूगोल पे है। ठीक है, जो यूपीएससी, बीपीएससी, एईडीओ, जेपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं बिना कि कुछ देर किए हुए, हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आज का। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि भारत की भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है। क्या बोल रही है कि भारत का जो सीमा जो लगता है भूटान के साथ, जिसमें मतलब भारत का कौन सा जो राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगती है। तो इसमें ऑप्शन है सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए भूटान जो है, भूटान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो भूटान के साथ जो हमारा सीमा लगता है लगभग कितना लगता है, 699 किलोमीटर। और ये 4 राज्यों से लगता है। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। कौन कौन है? तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें से असम के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। और ये भूटान कैसी है? लैंड लॉक कंट्री है, एक स्थलरुद्ध मतलब देश है, जो किस क्षेत्र में पड़ता है? डोकलाम। डोकलाम वाला जो क्षेत्र हमारा है, जो सियाचिन के पास है, वो इसमें सॉरी, डोकलाम वाले क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का जो सेकंड है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है। मतलब दक्षिण सबसे साउथ में कौन सा पॉइंट है जो हमारे देश के, भारत का। तो इसमें से आंसर जो हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि हम लोग का जो भारत का बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका एरिया क्या है? तो लगभग 32,87,000 और 263 वर्ग किलोमीटर तक फैला है कौन? हमारा देश। और इसी के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार में सातवां हमारा देश जो आता है विश्व में, क्षेत्र के अनुसार सातवां सबसे बड़ा देश है। और इसका जो दक्षिणतम बिंदु जाने हैं तो नॉर्थ और वेस्ट, ईस्ट, ईस्ट भी जानते हैं और वेस्ट भी जानते हैं और नॉर्थ भी जानते हैं। तो नॉर्थ हमारा क्या कहलाता है? इंद्रिय काल कहलाता है, इंदिरा कोल। ठीक है, और ये कहाँ पे है? सियाचिन, जो लद्दाख के पास है, ये है। और हमारा वेस्ट में कौन सा है? वेस्ट में कहाँ तक है? ये गौहर माथा। ठीक है, गौहर मोती या गौहर माथा, जो गुजरात में पड़ता है। और मेरा ईस्ट में कौन सा है? तो ईस्ट में है जो किबुथु है, किबुथु, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आज का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने भारत के राज्यों से गुजरती है? तो 7 राज्यों से। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। तो ये क्या करता है, लगभग जो है ये भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा कितने डिग्री का माना जाता है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश पे। तो ये कौन सा? उत्तरी अक्षांश पे, उत्तरी अक्षांश पे, नॉर्थ में। आप पूरे डिटेल में जब हम ज्योग्राफी का क्लास लाएंगे तो उसमें बताएंगे कि अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, कर्क रेखा कौन सा होता है, मकर रेखा कौन सी होती है, विषुवत रेखा कौन सी। लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिटेल में ही बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और ये सॉरी, ये 8 राज्यों से था। सॉरी, इसमें आंसर सी हो जाएगा। 8 राज्यों में कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा है और लास्ट में है मिजोरम। ठीक है, इतने राज्यों से होकर ये गुजरती है कौन? कर्क रेखा, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करता है? भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत में ही प्रवाहित भाग है, कौन सा है? जो भारत में ही है, ये क्या कर रहा है? भारत में प्रवाहित भाग। तो सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सा हमारा है? गंगा, भारत में। तो अब गंगा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसका जो सोर्स है या उद्गम है, उद्गम क्या है? उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री हिमनद से है। गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहां से है, गंगोत्री ग्लेशियर से है। और इसका जो प्रारंभिक शुरुआत में जो नाम है इसका, भागीरथी। कौन सा? भागीरथी है। और ये संगम इसका कहाँ होता है? तो ये देव प्रयाग में, देव प्रयाग जो उत्तराखंड में है,
वहाँ पे ये संगम मिलता है किससे? भागीरथी से, भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा मिलकर क्या बनाता है? गंगा बनाता है। कहाँ पे? आपका देवप्रयाग में। ये याद रखने योग्य बातें हैं। और आगे चलते हैं हम लोग कि इसका प्रवाह कहाँ कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये उत्तराखंड से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से वेस्ट बंगाल। ये 5 राज्यों में ये गुजर 5 राज्यों से गुजरती है। आगे इसका जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी जो है इसका कौन सा है? तो राइट बैंक जो है, राइट बैंक जो दाएं भाग वाले, तो कौन है? यमुना और सोन नदी है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सा है? रामगंगा और घाघरा नदी, गंडक नदी और कोशी नदी। हम लोग घाघरा के बारे में पढ़े थे जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री में जब करवा रहा था, तो आपका वहाँ पे बाबर जब गुलाम वंश आया, सॉरी मुगल वंश आया था, तो उस टाइम मैंने पढ़ाया था। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्या है कि भारत में 5वां नंबर जो है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तट जो है हमारा किसका है? तो यहाँ पे गुजरात हो जाएगी। तो अब थोड़ा-सा कोस्टल जो है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा-सा जानते हैं, कोस्टल लाइन के बारे में। तो हमारे भारत का सबसे मतलब लगभग कितना है? 700 7500 16.6 किलोमीटर तक मतलब आपका तट रेखा है। कितना? 7516 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कहाँ-कहाँ? मुख्य भूमि से अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप जो हमारा है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। अब इसमें भी क्या है कि इसको तट रेखा को 2 भागों में बाँटा गया है, 2 भागों में। किस आधार पे? तो एक वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो अरब सागर की तरफ है। ये कैसी है? मतलब ये तट जो है संकरी है, ठीक है? संकरी तट है, मतलब पतली है। और इस पर कौन से है वेस्टर्न पे? तो कोंकण हो गया, जो महाराष्ट्र और गोवा तक फैला हुआ है। और आपका कन्नड़ हो गया, कन्नड़ में मतलब ये कहाँ था? किस में है? कर्नाटक में है। और मालाबार तट जो आप लोग जानते ही होगा, ये सबसे ज़्यादा फेमस है मालाबार तट में, तो ये केरल में है। आगे बढ़ते हैं। जो इसका ईस्टर्न कोस्ट जो है, ये किस कहाँ पे है? तो ये बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल खाड़ी के किनारे पे ये चौड़ा है। और ये इस पर क्या है? उत्तरी सरकार तट जो आंध्र प्रदेश और आपका कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सबसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। तो ये किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। तो पहले ये जानते हैं कि ये नदी द्वीप कहलाता क्या है? नदी द्वीप किसको कहते हैं? तो नदी द्वीप क्या होता है कि नदी के बीच में बना द्वीप नदी द्वीप कहलाता है। नदियों के बीच में, नदी में मतलब बीच में यहाँ पे बना है कोई भूमि, तो उसको क्या कहेंगे? नदी द्वीप कहेंगे। तो माजुली द्वीप जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये कैसे बनता है? तो नदी के द्वारा जो गाद लाया जाता है ना, एलुवियम जो लाया जाता है, उसके जमाव के कारण वहाँ द्वीप बन जाते हैं। अब बीच में इसको जो माजुली द्वीप को है, यूनेस्को के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा मतलब धरोहर में शामिल किया गया था। और 2016 में ये क्या है कि आपका सबसे बड़ा द्वीप घोषित किया गया था। और सागर द्वीप जो है गंगा द्वीप गंगा नदी पे है। सागर द्वीप भी एक है, तो गंगा नदी पे है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 7वां नंबर क्वेश्चन पे। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है? तो ये कौन सा है हमारा? बुलर झील, ठीक है? ये बुलर लेक है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा 8वां नंबर का किन नदियों से बना हुआ है? तो किन नदियों से मिलकर बना हुआ है सुंदरबन डेल्टा? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा सुंदरबन डेल्टा के ऊपर। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है? ये गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना पर भी ये पड़ा हुआ है। यहाँ पे मेघना
नदी भी जुड़ेगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि ये कहाँ-कहाँ तक फैले हुए, तो वेस्ट बंगाल जो हमारा भारत में बना हुआ, और ये कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में भी फैला हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी कहाँ है? सुंदरबन डेल्टा पे ही है, यहीं पे है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, रॉयल टाइगर के लिए ये प्रसिद्ध है, एवं यूनेस्को ने इसे अपने विश्व धरोहर में शामिल किया है, किसको? सुंदरबन डेल्टा को। अब डेल्टा कहते किसे हैं? तो डेल्टा जो होता है नदी के जो एलुवियम होता है, उसके जमाव से डेल्टा बनता है। इसका आकार कैसा रहता है? तो आकार इसका त्रिकोण रहता है, ठीक है? त्रिकोण रहता है, और ये तो पंखकार रहता है, और ये क्या करता है? नई भूमि बनाता है। और इसी में एक और आता है कि एस्चुरी या मुहाना, डेल्टा और मुहाना में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो मुहाना के बारे में भी हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि मुहाना जो बोला जाता है या एस्चुरी बोला जाता है जो, ये ज्वार-भाटा का कटाव से क्या होता है आपका निर्माण होता है। इसका आकार क्या होता है मुहाना का? तो फनल की तरह होता है, यानी कीप की तरह होता है, कीप की तरह। आपका ये नई भूमि नहीं बनाता है, ये नई भूमि नहीं बनाएगा। और ये इसका उदाहरण कौन-सा है? नर्मदा और तापी। जो नदी है ना, नर्मदा तापी, ये क्या है? एस्चुरी का मतलब आपका उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, आज का 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारा कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा को कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा श्रीनगर से? तो ये जो जिला हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि थोड़ा-सा हम लोग ये दर्रा के बारे में भी जानते हैं, माउंटेन पास जिसको बोलते हैं, माउंटेन पास। तो इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेते हैं। तो ये कहता है कि पहाड़ों के बीच जो होता है जो पतली मार्ग जो होती है, जिससे क्या होता है आवागमन एवं व्यापार संभव होता है, उसे क्या कहा जाता है? पास कहा जाता है, ठीक है? दर्रा कहा जाता है। अब ये तो हमारा कहाँ से जुड़ा? श्रीनगर को लेह से जुड़ा। अब ये जो नाथुला पास कहाँ है? जो सिक्किम और चाइना के बीच है। सिक्किम से चाइना को जोड़ता है नाथुला पास। आपका रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आपका सिपी कला, यह हिमाचल और चीन को जोड़ता है। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? तो दक्कन का पठार सबसे पहले तो ये ज्वालामुखी पठार है। अब थोड़ा-सा हम लोग पठार के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो पठार किसे कहते हैं? मतलब ऊँचा और अपेक्षाकृत समतल भूभाग होता है, जिसके किनारे अक्सर मतलब ढलदार होता है, ढलता हुआ आता है, ठीक है? इस तरह होगा, किनारा जो होगा ऐसे ढलता हुआ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पठार बोलेंगे। अब ये क्या होता है कि इसका जो प्रकार होता है, ज्वालामुखीय होता है, जो दक्कन का पठार आ गया, दक्कन का पठार ज्वालामुखीय प्रकार का होता है, एक अवशिष्ट पठार भी होता है और विक्षेपित भी होता है। तो ये 3 प्रकार के पठार होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन-सा कथन सही है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की सबसे अधिक मोटी परत भूपटि है। तो ये आपका आंसर है केवल 1 या केवल 2 या केवल 2, 1 और 2, और या ना तो 1 या 2। तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे मोटी परत जो होती है, ये भूपटि नहीं कहलाती है। आपको मैं बताऊँगा, ये नहीं कहलाती है, तो इसमें केवल 1 सही हो जाएगा। तो आगे थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि अर्थ के बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी क्या है? ये सौरमंडल का तीसरा ग्रह है, तीसरा ग्रह है। और इसका जो अ, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जिस पर जीवन मतलब जीवन वाला ग्रह है। और ये इसका परिक्रमण जो काल होता है, जो मतलब सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगाता है, उसको परिक्रमण काल कहलाता है। ये क्या होता है? 365 हुँ। और दिन 6 घंटे का इसका परिक्रमण काल होता है। और इसका घूर्णन गति जो अपने ही अक्ष पे जब घूमेगा तो अक्ष पर, तो ये घूर्णन गति कहलाएगा। तो ये क्या होता है? 24 आवर का होता है, ठीक है? और क्या होता है कि घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है।
और परिक्रमण के कारण होता है, मौसम में परिवर्तन आता है, ठीक है? और ये पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है, जियोइड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन का क्या कहता है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो ये क्या करता है, जो यूवी रे आते हैं ना, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करता है कौन? ओजोन परत। तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि ओजोन परत के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। तो ओजोन परत आ गया। ओजोन परत क्या कह रहा है कि पहले तो O3 हो गया इसका, ओजोन परत का। O3 से क्या करता है? O3 ऑक्सीजन की एक विशेष रूप है। O3 कैसा है? ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है, जो क्या कहलाता है, जो करता है पृथ्वी के चारों ओर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। कहाँ पर पाया जाता है? क्षोभमंडल में पाया जाता है कौन? आपका O3। इसका महत्व क्या रहता है कि यूवी रोज को ये रोकता है, ये परत। और इसका क्षरण कैसे होता है? तो CFCS से, मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन के द्वारा, और हेलोन हेलोन गैस के भी कारण होता है, नाइट्रस ऑक्साइड के भी कारण होता है, N2O जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा कारक चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आवश्यक नहीं है? तो पहले तो हम लोग चक्रवात के बारे में जानते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन से आंसर पता लग जाएगा। चक्रवात क्या होता है? एक तीव्र गति घूर्णन करने वाले निम्न दाब लो प्रेशर क्षेत्र होता है, जो क्या होता है समुद्र के ऊपर बनता है। समुद्र के ऊपर बना, लो प्रेशर बना यहाँ पे। ये क्या करता है? और तेज हवा एवं भारी वर्षा लाता है। तो इसमें हम लोग क्या जाने कि मतलब इसमें कैसा होना चाहिए? एक तो निम्न लो प्रेशर होना चाहिए, तो ये लो प्रेशर भी है। और इसमें जो क्या होता है कि आपको क्या तेज हवा होना चाहिए, तो जिसके लिए कोरियोलिस बल लगेगा, ठीक है? और उच्च समुद्री तापमान होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा, जो क्या हो गया आपका यहाँ पे कि पर्वतीय अवरोध। आगे बढ़ते हम लोग। और इसका जो चक्रवात का प्रकार जो होता है, 3 प्रकार का होता है। उष्ण कटिबंधीय होता है, समशीतोष्ण कटिबंधीय होता है, और एक होता है टॉर्नेडो टर्नेडो, जो स्थानीय या क्या कहलाता है, बहुत तीव्र होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया का संबंध किससे है? मतलब ज्वालामुखी क्रिया किससे है? तो ज्वालामुखी के बारे में पहले जानते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहाँ से लावा, मतलब और गैस, लावा गैस एवं राख, मतलब जो बाहर निकलेगा, मतलब अगर पृथ्वी है, पृथ्वी से यहाँ से क्या निकल रहा है, मतलब लावा निकल रहा है, गैस निकल रहा है, राख निकल रहा है, वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? ज्वालामुखी, ठीक है? अब इसमें प्रकार होता है। तो ये प्रकार का कैसे-कैसे होगा? तो मतलब एक्टिव होगा एक, सक्रिय होगा, एक डोर्मेंट होगा, जिसको सुप्त कहेंगे, एक एक्सटिंक्ट होगा, जिसको मृत कहेंगे। अभी हाल ही में, मतलब आपका न्यूज़ में भी ये जो डोर्मेंट जो आपका ज्वालामुखी था ना, वो अभी न्यूज़ में बना हुआ है। आप जाके पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पे भी है। अब यहाँ पे क्या है कि भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो है, बैरन द्वीप कहलाता है। ये भी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, जो सक्रिय है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मैंने नहीं बताया ना, सॉरी। आपका क्या हो गया कि ये आप में क्या होना चाहिए इसका? तो इसका होना चाहिए आपका कि मतलब यहाँ पे आंसर है हमारा जो है कि आपका पर्वतीय अवरोध जो तो हम लोग ऊपर है। यहाँ पे क्या आंतरिक बल से, इसको क्या बाह्य बल से नहीं संबंध रखेगा, अपक्षय से नहीं संबंध रखेगा। यहाँ पे क्या होगा? आंतरिक बल से संबंध रखता है। अपर्दन से भी इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भूकंप अधिकतर प्लेट सीमाओं पर आता है, ठीक है? कारण इसमें क्या बताया कि प्लेटों की गति से संचित ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब प्लेटों की गति से संचित ऊर्जा मुक्त होने के कारण ही क्या आ रहा है, भूकंप का अधिकतर प्लेट सीमाओं पर आती है।
अब इसका आंसर आपको बताना है, तो आंसर इसका क्या है? ए और दोनों सही है, क्योंकि इसी के कारण ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होने के कारण भूकंप कहाँ आता है? अधिकतर प्लेट के सीमाओं पे आता है। तो अब थोड़ा-सा हम लोग भूकंप के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भूकंप क्या होता है? भूकंप मतलब पृथ्वी की जो आपका क्रस्ट जो है, आपका परत है, उसमें अचानक क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होने लगेगा, उत्पन्न होता है। ठीक है? ऊर्जा मुक्त जब होगा तो क्या होगा? उसमें कंपन उत्पन्न होता है, काँपने लगता है, जिसके कारण क्या, जिसको क्या बोलते हैं? भूकंप बोलते हैं। अब कारण क्या होता है? किसके कारण होता है? तो टेक्टोनिक प्लेट जो होता है, उसका क्या करता है? घिसकता है थोड़ा। हम लोग और जो फ़ॉल्ट होता है ना, फ़ॉल्ट, जो भ्रंश जिसको बोलते हैं, उसपे क्या होता है? आपका स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस उत्पन्न होगा। और मतलब जैसे अभी पीछे पढ़े थे, ज्वालामुखी जो गतिविधियाँ होता है, उसके कारण भी होता है, और मानव जनित कारण भी होते हैं, जैसे बाँध बना लिया, खनन कर दिया, पेड़ों की कटाई, इसके कारण भी आपका भूकंप आता है। अब यहाँ पे इसका जो है कि एक होता है एपिक सेंटर। एपिक सेंटर जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है? सतह जो होता है ना हमारा, जो भूकंप जहाँ पर पैदा हुआ, जहाँ पे भूकंप पैदा होता है, उसके सतह पर ठीक उसके ऊपर होता है, ठीक यहाँ पे होगा, ठीक है? अगर यहाँ वो उत्पन्न हुआ तो यहाँ पे होगा, और ये फोकस जो होता है जहाँ पे भूकंप पैदा हुआ, और इसके ठीक ऊपर एपिक सेंटर होता है। और इसके मापने का जो यंत्र है, उसको रिएक्टर स्केल जो तीव्रता नापता है, और मार्कोनी स्केल जो प्रभाव को नापता है कि कितना प्रभाव किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो बिहार में जो बाढ़ का जो मुख्य कारण जो है ना, नदियों में अधिक गाद आ जाता है, जिसके कारण होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा? निम्नलिखित में कौन सा नदी नेपाल से निकलती है? तो कौन सा नदी निकलती है? गंडक निकलती है। अब थोड़ा सा नेपाल से कौन कौन नदी निकलती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे तो गंडक हुआ। अब गंडक के अलावा कौन कौन निकलता है? कोसी निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? बिहार का शोक भी माना जाता है। ये 7 नदियों का सहायक नदी है, ठीक है? आपका आपका गंडक को नारायणी भी बोलते हैं। घाघरा और बागमती, ये सब कहाँ से निकलती है? आपका नेपाल से निकलती है। इसका क्या है कि गंडक को नारायणी कहते हैं, और इसका जो सोर्स है, मतलब उद्गम है, वो आपका नेपाल से निकला, और इसमें जो प्रवाह हो जाता है नेपाल टू भारत तक, और भारत में भी कहाँ? यूपी और बिहार में गंडक का। और ये कहाँ मिलती है? जो गंगा से आपको हाजीपुर एक जगह है, हाजीपुर, जहाँ का किला फेमस है, वहाँ गंगा से ये मिलती है, ठीक है? और इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी जो है आपका त्रिशूल गंगा और बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा, ओ सॉरी, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंगा नहीं, बूढ़ी गंडक। और इसमें क्या है कि 630 किलोमीटर तक ये जाते हैं। कभी-कभी कोई परीक्षा में इसका पूरा ही अंदर तक फैक्ट पूछता है। इसीलिए मैं आपको इतना मैं बता देने का कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्चुअल भी और कंसेप्चुअल भी आपको मैं बताता चलूँ। अब ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त स्थान, ये तो आपको पता होगा कहाँ से? कहाँ से होता है आपका? मासीनाराम से, मासीनाराम से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पश्चिमी घाट का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो किस किस राज्य में है? तो हमारा आपका कर्नाटक में है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पश्चिमी घाट है, उसके बारे में थोड़ा-सा वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है। तो इस समानांतर जो फैली पर्वत श्रेणी को, मतलब क्या है? वेस्टर्न घाट के समानांतर जो फैली श्रेणी है, उसी को वेस्टर्न घाट बोला जाता है। अब ये कैसा है? फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, मतलब फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है ये। इसको यूनेस्को द्वारा क्या है? यूनेस्को में भी शामिल किया गया है पश्चिमी घाट को, और इसका विस्तार जो है गुजरात से केरला तक के है। लगभग 1600 किलोमीटर तक ये फैली हुई है वेस्टर्न घाट। अन्य नाम इसका क्या है? सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला नाम है। और इसका सर्वोच्च शिखर जो है, जो शिखर है, वो क्या है आपका? अनायमुड़ी, अनायमुड़ी, जो कहाँ है? केरल में है। इसके बाद पासेस भी है जो दर्रा, तो कौन सा? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट।
ये दर्रा भी है। अब इसमें नदियाँ भी, इससे नदियाँ भी निकलती हैं, कौन से? गोदावरी गुजरती है यहाँ पे, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, और आपका कावेरी का जो सहायक नदी है वो भी निकलती है। महत्व क्या है इसका कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, ये माना जाता है। ये मानसून जो वर्षा के लिए, वर्षा में भूमिका निभाता है, मानसून वर्षा लाने में भी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या आज का कहता है हमारा, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? किस देशांतर पर? तो 82.82 डिग्री पूर्व पर जो है देशांतर पर स्थित है। ये कहाँ से? नैनी से। नैनी जो है यूपी में, वहाँ से, या मिर्जापुर जो है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अल नीनो का स्थिति में समानता है, क्या स्थिति में है, क्या लाता है इससे? तो अल नीनो क्या रहेगा, मानसून को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। कैसे? वो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं अल नीनो के बारे में। तो अल नीनो क्या करता है कि पैसिफिक ओशियन के मध्य में जो पूर्वी भाग है, वो क्या करता है, जो ये पैसिफिक ओशियन हो गया, इसके मध्य के पूर्वी भाग पर यहाँ पे आपका क्या करता है, समुद्री सतह का तापमान को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर कर देता है। इसके कारण क्या होता है, ट्रेड विंड जो होता है कमज़ोर पड़ जाती है, और जो गर्म जल है, हॉट वाटर जो है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब पूर्व की ओर फैलने लगता है। और जो वाकर शेल होता है ना, जब आप लोग पढ़िएगा ना ज्योग्राफी हमसे, तो ये सब बताएंगे, वाकर शेल क्या होता है आपका, ट्रेड विंड क्या होता है, ये पूरे डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी समय और एग्जाम को देखते हुए हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, इससे मानसून कमजोर हो जाएगा, वर्षा कम होगा, तापमान में वृद्धि आएगा, सूखा आएगा, मतलब ये आपदा का कारण बन जाता है अल नीनो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 नंबर निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? थोड़ा सा पहले ये क्या है कि ग्रीन हाउस गैस मतलब जान जाते हैं। तो वो ग्रीन हाउस गैस वैसे गैस होते हैं जो पृथ्वी से जो निकलता है ना, निकलने वाली ऊष्मा को रोक देता है। जो हीट है जो पृथ्वी से ऊपर जाती है, उसको रोक देता है। रोक कर क्या करता है, ग्रीन हाउस मतलब जो है इफ़ेक्ट पैदा करता है, जिसके कारण मतलब उमस और हम लोगों का गर्मी होता है ज़्यादातर। अब इसमें से गैसेस निकलते हैं, कौन से? CO2 निकलता है, देखिए यहाँ पे CO2 भी है, CH4 निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है जिसको N2O बोलते हैं, वाटर वेपर निकलता है, जल वाष्प निकलता है, आपको O3 निकलता है, और FCS और आपका HCF तो फ्लोरोकार्बन होता है, वो मानव द्वारा किया जाता है। तो इसमें N2 जो है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है, CO2 भी है, मीथेन भी है, और नाइट्रस ऑक्साइड भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 23 नंबर क्वेश्चन, जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे समृद्ध जो क्षेत्र हमारा माना गया है, वो कौन सा माना गया? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र माना गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। तो ये क्या होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सभी जीवों के, मतलब जहाँ पे डाइवर्सिटी रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। जैसे क्या होता है कि पौधा हो गया, आपका पशु हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गया, इकोसिस्टम हो गया, ये सब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का उदाहरण है। अब इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे समृद्ध क्षेत्र माना गया है बायोडाइवर्सिटी के। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत किस राज्य में है? अभी पढ़े थे मासीनाराम जो है वहाँ है, तो मिजोरम, मिजोरम जो होता है राज्य में कौन सा है, मिजोरम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा क्या है, अग्निवलय, अग्निवलय से संबंधित क्या है? अब थोड़ा पहले अग्निवलय के बारे में जानते हैं। रिंग ऑफ फायर जिसको बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं पहले ये जानते हैं। वो मतलब वैसे जगह पे जहाँ होता है कि जहाँ मतलब जो पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन का वैसा जगह जहाँ पे सबसे अधिक ज्वालामुखी एवं भूकंप आता है, उसी को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ आता है, पैसिफिक ओशियन में। तो ये कहाँ पे हो गया, प्रशांत महासागर, इसका आंसर ही हो गया यहाँ पे। तो ये अग्निवलय किससे संबंधित रहता है, तो इसी
मतलब पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, विश्व का सबसे बड़ा पठार। तो यह विश्व का सबसे बड़ा पठार किसे माना गया है, तो यहाँ पे तिब्बत का पठार माना गया। किसको, तिब्बत का पठार माना गया। अब हम लोग थोड़ा सा पठार के बारे में भी मतलब हल्का हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं थोड़ा सा। तो ये हमारा क्या है आपका कि अग्नि वलय के बाद जो आपका जो आपके पठार में क्या है, अग्नि वलय के बाद क्या है हमारा विश्व का सबसे बड़ा पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भूमध्य रेखा जो है ये पर दिन और रात होते हैं कि कैसा होता है, असमान होता है, केवल गर्मियों में होता है, केवल सर्दियों में होता है, लगभग समान होता है। तो ये मतलब लगभग समान होता है, बराबर होता है। क्यों होता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि भूमध्य रेखा पहले तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में के बीच जो होता है, उसे जो बांटता है उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ को, मतलब ये क्या हो गया कि यहाँ पे जो ऐसे है, तो ये हो गया नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी को बांटने वाली काल्पनिक रेखा है, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, भारी वर्षा होती है, और विषुवतीय जलवायु। किस प्रकार का जलवायु होता है, विषुवतीय जलवायु। और यहाँ पे है क्या कि डे और नाइट दोनों एक समान होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग का 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, महाद्वीपीय विस्थापन जो है हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाली जो है हमारा क्या है, किसने दिया था, तो ये दिया था वेगनार ने। कब दिया था, 1912 में। कब, 1912 में। और इस किसको कहते हैं, पृथ्वी के जो महाद्वीप महाद्वीप जो हम लोग सोचते हैं कि वो स्थिर हैं, वो स्थिर नहीं है, बल्कि वो मतलब धीरे धीरे वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकते हैं। इसी को कहा जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनार ने सिद्धांत दिया था, सिद्ध करके बताया। आपको फुल डिटेल मैं ज्योग्राफी का जब क्लास लूंगा तो आपको मैं बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो डोल्ड्रम क्षेत्र, जो 29 नंबर क्वेश्चन है, डोल्ड्रम क्षेत्र में पाया जाता है। डोल्ड्रम क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे, तो डोल्ड्रम क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या है, भूमध्य रेखा पे। अभी पढ़े थे भूमध्य रेखा के बारे में, वहाँ पे थोड़ा और नहीं ज्यादा जान पाए थे, तो यहाँ पे जान जाते हैं। पहले तो डोल्ड्रम क्षेत्र किसका, जो विषुवत रेखा व भूमध्य रेखा का वह क्षेत्र जहाँ पे क्या होता है, हवाएं कमजोर हो जाता है और शांत रहता है, या तो शांत रहेगा या कमजोर रहेगा। तो उसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, डोल्ड्रम क्षेत्र बोलते हैं, या इसको विषुवतीय शांत पेटी भी कहा जाता है। और ये लगभग कितने होती है, तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश पर होती है, ये जगह पे बनती है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल रूप अपर्दन से बनता है। कौन सा स्थल रूप अपर्दन से बनता है, तो यू आकार की घाटी जो होता है स्थल रूप से बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे। तो बिहार का जो है आपका बिहार का, एक मिनट आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। बिहार का, हाँ सॉरी, बिहार का ये नेक्स्ट, ठीक है 31 नंबर क्वेश्चन। बिहार का सबसे उपजाऊ मैदान जो है किस नदी के कारण बना है, तो गंगा नदी के। कौन सा, गंगा नदी। गंगा नदी के कारण ही बना है हमारा उपजाऊ, कहाँ, बिहार में। और आगे चलते हैं। कोसी नदी का बिहार का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, तो इसमें बार बार मार्ग बदलता है। ये पीछे में मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कोसी नदी के बारे में। कहाँ से, नेपाल से निकलती है, याद रखिएगा। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है, तो बिहार में सबसे कहाँ से होती है, नदियों से ही होती है बिहार में। जो कौन सा, गंगा के मैदान से वाली जो क्षेत्र होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। निम्नलिखित में कौन सा पठार बिहार में स्थित है, बिहार में कौन सा पठार स्थित है, तो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर स्थित है। अब थोड़ा यहाँ पे है जो आपको हम लोग क्या जानते हैं कि मतलब बिहार के बारे में थोड़ा सा अब कुछ ज़्यादा ही इसमें क्वेश्चन में लगा हुआ है। ठीक है, इससे क्या आपको फायदा होगा, एडीओ वाले को और बीपीएससी वाले को और जो एसआई है उनके लिए और भी ज़्यादा फायदा। देखिए फिर से बिहार का क्वेश्चन आ गया। राजगीर पहाड़ी किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है, तो ये आपका बना हुआ है कायांतरित चट्टान। ठीक है, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। ओके, अब इसमें क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वैसे चट्टान जो मतलब अधिक जब इस पर ताप जब पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना और दाब ज़्यादा होगा, तो ये केमिकल रिएक्शन करके क्या बोलते हैं कि अपने जो मूल रूप होता है ना उससे ये क्या हो जाता है, बदल जाता है।
तो इसी को बदलाव के कारण उन्हें क्या बोला जाता है? कांतरित चट्टान बोला जाता है। जैसे क्या होता है, स्लेट स्लेट किससे बनती है? सेल से बनता है। सेल से क्या बन गया? स्लेट बन गया। और चूना पत्थर से क्या बन गया? आपका मार्बल बन गया। और बलुआ पत्थर से क्या बन गया? जाइट बन गया। और ग्रेनाइट से क्या बन गया? ग्नाइस बन गया। ओके, ये सब आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि रेगिस्तान में दिन का तापमान अधिक होने के कारण क्या है? अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो रेगिस्तान में क्या होता है आपका? कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण, यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? कम विशिष्ट ऊष्मा के कारण ये रेगिस्तान में दिन का तापमान अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि निम्न में से कौन सा अपक्षय का उदाहरण है? नदी द्वारा कटाव, चट्टानों का टूटना, या मृदा का जमाव, या हिमनद का प्रवाह। तो ये हमारा यहाँ पे सबसे अच्छा तो हो जाएगा चट्टानों को टूटना ही, मतलब अपक्षय का उदाहरण माना जा रहा है। तो अब थोड़ा सा हम लोग वेदरिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। वेदरिंग मीन्स क्या हो गया आपका? अपक्षय, मतलब अक्षय हो गया। तो अक्षय किसे कहेंगे? तो इसका मतलब क्या हो गया कि चट्टान जो होता है तो अपने ही स्थान पर क्या करेगा, मतलब वो एक ही जगह पे मतलब ताप के कारण, जल के कारण, वायु के कारण, मतलब और ठंड के कारण, मतलब क्या हो गया ये हिम के कारण और जीवों के प्रभाव से जो चट्टान फूटता है, टूटता है या बदल जाता है उसके घर्षण के कारण, उसी को क्या कहा जाता है? अपक्षय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी। पहले तो है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना ही पहले हम लोग जानते हैं। तो ये 3 परत से बना हुआ है। क्या? क्रस्ट हो गया, आपका मेंटल हो गया, और आपका कोर हो गया। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट सबसे बाहरी परत है। बाहरी परत 30 से 70 किलोमीटर तक की। और इसमें तत्व कौन सा पाया जाता है आपका? तो आपका सिलिका और एल्युमिनियम। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सियाल बोला जाता है। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड आपका हो गया मेंटल। मेंटल में क्या हो गया? क्रस्ट के जो नीचे वाले भाग को मेंटल कहा जाता है। मोटाई कितना हो गया इसका? 2900 किलोमीटर तक। और इसमें तत्व कौन सा पाया जाता है? तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसको बोला जाता है सीमा। नोट करते चलिएगा प्लीज कंप्यूटर्स। और थर्ड नंबर हमारा क्या हो गया? आपका कोर हो गया, जिसको केंद्र बोला जाता है। तो ये कोर क्या हो गया आपका? कोर में क्या है? लोहा और निकल से बना होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? निफे। ठीक है, निकल और लोहा से। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पृथ्वी का आंतरिक संरचना की जानकारी किससे मिलती है? तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि भूकंपीय तरंगों से। किससे? भूकंपीय तरंगों से। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन वाले है। तो कथन क्या कहता है कि विषुवत रेखा के पास सबसे वर्षा अधिक होती है? अभी पढ़े, हाँ सही है। क्यों होती है? संवहन वर्षा के कारण होती है। तो ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही। आपको मैं फुल डिटेल में जब मैं ज्योग्राफी का लाऊंगा बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल से वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी से जुड़े रहिए। और मैं आप लोगों के जल्द, आपकी मांग जैसे ही बढ़ेगी, मैं आपको क्लासेस लाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन समुद्री धाराओं के कारण प्रभावित नहीं होता है। समुद्री धाराओं के कारण प्रभावित नहीं होता तापमान, वर्षा, मृदा या मत्स्य उद्योग। तो ये क्या नहीं होता है हमारा? मृदा मृदा पे कोई समुद्री धाराओं से प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी सब पे पड़ेगा, मत्स्य पे भी पड़ेगा, आपका वर्षा पे भी पड़ेगा, तापमान पे भी पड़ेगा। पीछे से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्या इसकी महत्व है। अब 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है? क्या माना जाता है जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण? तो हमारा क्या होता है? हिमनद जब पिघलने लगता है तो जलवायु में परिवर्तन का हम लोग सबसे बड़ा प्रमाण है। ज्वालामुखी से कोई मैटर नहीं करता, भूकंप से नहीं मैटर करता है, भूस्खलन से ज्यादा मैटर। सबसे पता है क्या प्रमाण है? बड़ा प्रमाण हिमनद। अब 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि कार्बन सिंक का उदाहरण कौन है? तो कार्बन सिंक का जो उदाहरण है ना हमारा, वो आपका महासागर है। इसमें न रेगिस्तान है, न चट्टान है, न बर्फ है। कैसे? तो कार्बन सिंक क्या है कि कार्बन सिंक मतलब ये प्राकृतिक नेचुरल या मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम है जो वायुमंडल से क्या करता है?
CO2 को मतलब अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके क्या करता है, एक जगह संग्रहित करता है। इसी को क्या बोलते हैं, मतलब CO2 को जो अवशोषित कर संग्रहित कर ले, उसी को बोला जाएगा कार्बन सिंक। ओके? आपका इसका उदाहरण कौन-सा है कि जो मतलब सबसे अच्छा है, तो वन भी कार्बन सिंक कहलाता है। महासागर यहाँ तो आपका ऑप्शन में है, मिट्टी भी होता है, आपका वेटलैंड आर्द्र भूमियाँ भी होते हैं। ये सब इसका उदाहरण है। कार्बन सिंक में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है कहाँ? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, जो हम लोग पूरे डिटेल से पढ़े थे अभी पीछे। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य। तो पहले थोड़ा-सा ग्रीन इंडिया के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जान जाते हैं। इसका शुरुआत कब हुआ था? 2014 में हुआ था। ये एक नेशनल मिशन है, जिसको किसके तहत मतलब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत में NAPCC के तहत शुरुआत किया गया था। अब ये क्या है? इसका जो नोडल मिनिस्ट्री जो शुरुआत करने वाला था, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है, उसके तहत ये आपका शुरुआत किया गया था। तो इसमें क्या है, ग्रीन इंडिया इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या हो गया यहाँ पे? हम लोग ऐसे ही वन क्षेत्र क्योंकि फॉरेस्ट से है, औद्योगिक से नहीं, खनन से नहीं, शहरीकरण से नहीं है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? वन क्षेत्र बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। ये कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा आपका पवन ऊर्जा हो जाएगा, ये नवीकरणीय ऊर्जा। क्यों नवीकरणीय ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो जो नेचुरल रूप से जो हमें प्राप्ति होता है, उस जो ऊर्जा प्राप्त होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, हवा समाप्त नहीं ना होगा, हवा जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन समझिए हम लोग हम लोग समाप्त हो जाएंगे, तो फिर ऊर्जा रहे या ना रहे उससे क्या मतलब हम लोग का है। तो इसलिए ये समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए इसमें क्या और कौन-कौन से आते हैं? सोलर एनर्जी आ गया आपका, विंड एनर्जी तो आपको पता ही चल गया, आपको हाइड्रो पावर आ गया, आपको बायोमास एनर्जी आ गया, आपके भूतापीय ऊर्जा आ गए, टाइडल एनर्जी जिसको ज्वार ऊर्जा बोलते हैं। ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। आपका 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? डेसी से प्रसिद्ध है। डेसी से क्या प्रसिद्ध है? तो आपका डेसी से क्या प्रसिद्ध हो गया? ये अधिक लवणता के लिए देसी प्रसिद्ध है। इसके बारे में जब मैं लाऊँगा तब आपको पूरे डिटेल से बताऊँगा आपको, जब कोर्स लाऊँगा तो। आगे बढ़ते हैं, ये 47वां विश्व की सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग किसे माना गया है? तो ये सुएज़ नहर को माना गया है। क्या है? इजिप्ट के पास है ये आपका जब मेडिटेरियन सी को जुड़ता है। ओके? आपका इंडियन ओशियन से मेडिटेरियन सी को जोड़ता है ये। आगे चलते हैं हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ज्वालामुखी पठार का उदाहरण क्या-क्या है? तो ज्वालामुखी पठार का उदाहरण जो है, अभी हम लोग पढ़े थे कि ज्वालामुखी जो पीछे हम लोग पढ़े थे, तो ये दक्कन पठार जो है ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 49 नंबर। तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा मरुस्थलीय पवन है। तो यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा आपका लू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा विंड के बारे में आप जानिए। जैसे विंड क्या होता है, देखिए ये हो गया ईयर, और ऐसे जो हो गया आपका विंड हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो जाने वाला है ना स्थिति, और इधर जो चलेगा ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर के बीच में जाएगा। आपको मैं पूरे डिटेल बताऊंगा ये कैसे देखिए पवन हिंदी शब्द और आपका एयर जो आपका मतलब वायु हो गया ये अब, और इसका मतलब विंड हो गया है, दोनों में अंतर है। ये मैं आपको पूरी डिटेल में, ये किसके कारण होता है पवन में, पवन क्यों होता है? तो ताप में अंतर होता है, दाब में अंतर, कोरियलिस बल होता है, और सतह का प्रभाव के कारण होता है ऐसे। तो यहाँ पे तो आंसर हम लोग जान गए कि ये आपका लू है मरुस्थलीय पवन। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि टाइम जोन की संख्या विश्व में कितनी है? तो विश्व में टाइम जोन की संख्या 24 है। तो टाइम जोन किसको कहेंगे? तो पृथ्वी के जो देशांतर जो रेखाएं होते हैं ना, जैसे ये हो गया अक्षांश, ये हो गया आपका देशांतर। तो देशांतर जो है कि जहाँ 0 डिग्री जो है देशांतर से लिया गया है, जिसको ग्रीनविच मीडियम टाइम कहा गया है, जो इंग्लैंड में है, ये वहाँ से लिया गया है। ओके, तो ये क्या करता है कि मतलब टाइम टाइम जोन अलग-अलग मतलब
बनाया गया है 24 मतलब 20 में टाइम ज़ोन है। ओके, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके हमारे चैनल वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न विद स्ट्रैटेजी पे जुड़े और हमारे वीडियो में जाके आपको कैसा लगा आज का सेशन, वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और अपनी माँगों को आप हमें हम तक बताने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। और भी आपके लिए मैं सुबह में तो ऐसे आपके लिए मैं क्लास द हिंदू का लाता ही हूँ और डेली मैंने पीछे भी करवा चुका हूँ, मेडिवल का करवा चुका हूँ, यानी सेंट का करवा चुका हूँ, मॉडर्न का करवा चुका हूँ, आपका बायोलॉजी का करवा चुका हूँ, इंडियन पॉलिटी का करवा चुका हूँ। तो प्लीज़ आप जाके देखिए। धन्यवाद और